क्या आप बिना इरिटेशन के 3 घंटे आसानी से उस पीक कंसंट्रेशन को अचीव कर पाओगे अगर आप मेंटली या फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो? पेपर है या संडे वाले दिन जिस दिन आपका पेपर है, अपने घर से सेंटर जाने में कितना टाइम? बड़ी बात है लेट नहीं होना है। जहां लेट होते हैं ना, हड़बड़ाहट की वजह से कंसंट्रेशन वैसे ही लो हो जाता है। पेपर लिखने गए, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो हमने सोच लिया कि हम तो आउट। वन, आपने काफी बार ये मूवीज में या वेब सीरीज में या किसी सीरीज में देखा होगा कि अगर आपकी सेना छोटी है तो भी वॉर में आप जीत जाते हैं। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई है तो, आपके पास हथियार ठीक नहीं है, उतने ज्यादा अच्छे इक्विप्ड नहीं है, तो भी आप जीत जाते हैं। अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं तो, और साथ ही साथ उस दिन अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि अच्छा लड़ाई कर लेते हैं तो, दम लगा के मेंटली और फिजिकली रेडी रहते हैं तो। सेम चीज है, हम भी लड़ रहे हैं एक वॉर अगेंस्ट लैक्स ऑफ मेंबर्स ताकि हम अपना करियर सेटल कर पाए, अपना करियर बना पाए इस गेट एग्जाम के थ्रू। और वॉर डे के दिन, जिस दिन हमारा गेट एग्जाम होगा और उसके कुछ दिन पहले हमें क्या चीजें करनी होंगी, इसके लिए ये सेशन है। एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं, और अगर आप लोगों ने सही तरीके से केयर निकाली, केयर रखी अपनी इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों की मेंटली, और उस दिन पे कुछ छोटी मोटी चीजों की लाइक अपना भूख, नींद एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपके फेवर में आपका रिजल्ट आ सकता है। इवन दो आपके पास छोटी सेनाएं, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन बाकियों के कंपैरिजन में है कम, तो भी। चलिए, वो पॉइंट क्या क्या है, किस तरीके से है, मैं बता रहा हूं। अभी मैंने रेफरेंस लिया है 1 फरवरी की, जिनकी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। आप डेट को उसके अकॉर्डिंग, आप अपनी जिस दिन भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इन दिनों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है। लोड नहीं लेना है मतलब पढ़ाई करनी ही नहीं है। अब आप में से काफी सारे लोग मेरे को बोलेंगे, अरे सर ये पागल लोग हैं सर, तो बेवकूफ है सर, तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे पास होंगे? भैया जी, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में आप रात भर पढ़ो, एग्जाम के एक दिन पहले वहां कुछ भी लिखाओ, इररिलेवेंट लिखाओ, मार्क्स मिलते हैं। यहां नहीं है। यहां रिलेवेंट तो ठीक है, बट इतना ज्यादा रिलेवेंट और इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपका आंसर होना चाहिए, जो कि बिना कंसंट्रेशन और बिना परफेक्टली करेक्ट हुए नहीं आता है। और ऊपर से सिलेबस भी इतना सा नहीं है, इतना बड़ा है। एक दिन में क्या ही सिलेबस तुम कर पाओगे कवर? मुश्किल है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, नामुमकिन है, सब कुछ कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन में तुमने ऐसा क्या रिवाइज कर लेना है जो आपने एक साल में नहीं किया? तो फिर सर उस दिन करेंगे क्या? उस दिन वर्क करेंगे हमारे मेंटल एबिलिटी पे। मैंने काफी बार ये बात कही है, काफी अलग अलग सेशंस में कही है, फिर दोबारा बोलता हूं। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो वो परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस है वो 3 घंटे कितना ज्यादा पीक पे था आपने, और आप कितना अच्छा मेंटली वहां पे प्रेजेंट थे, ना कि दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे थे, ना कि थके हुए थे, टायर्ड थे मेंटली और फिजिकली। आपने कितनी अच्छी नींद ली है 2 दिन पहले, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है एग्जाम में। आप इरिटेट हो जाते हो अगर आपको भूख लगती है तो, आप इरिटेट हो जाते हो अगर आपको अच्छे से नींद नहीं होती है तो, आप इरिटेट होने लगते हो अगर आप मेंटली टायर्ड हो, फिजिकली टायर्ड हो तो सोच लो, अगर आप छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाते हो, वहां पे जब आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके प्रेजेंट रहना है एग्जाम में, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, बताइए क्या आप बिना इरिटेशन के 3 घंटे आसानी से उस पीक कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर पाओगे अगर आप मेंटली या फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो परफेक्टली? तो ऑफ कोर्स नहीं। तो क्या करना है, एक दिन पहले रिलैक्स करना है अपने आप को। क्यों? आप में से काफी सारे लोग एग्री करेंगे, हाँ सर ऐसा होता है। अगर आप रात में अभी पढ़ाई करते हो, रात में पढ़ने के बाद तुरंत सोने लग जाते हो, तो आपके दिमाग में फॉर्मूलाज या टॉपिक्स या वही चीजें चलती हैं जिसके बारे में आप अभी एग्जाम के बारे में सोच रहे थे, या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, या रिविजन कर रहे थे। होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता था। तो अगर आप उतना अपने दिमाग को पढ़ाई से दूर नहीं करेंगे तो एग्जाम के पहले एक रात अच्छे से साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे, और अगर साउंड स्लीप नहीं आई तो अगले दिन अच्छे से कंसंट्रेट करके नहीं उठ पाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं टायर्ड ऑफिस जो भी आपका सेंटर है वहां पहुंचेंगे। क्या आप ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हो? ऑफ कोर्स नहीं। तो मेंटली अपने आप को रेडी करने के लिए क्या करना है? अगर 1 फेब को आपका एग्जाम है तो 31 तारीख को, 2 फेब को एग्जाम है तो 1 तारीख को रिलैक्स करना है। मैंने अपनी फाइनल ईयर की एग्जाम में, जहां पे मुझे रैंक आई थी ये ऑल इंडिया 19,
इस पर्टिकुलर रैंक के एक दिन जस्ट पहले मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के कजिन्स के साथ में। दोस्त लोग जो भी कर रहे थे उनके कजिन्स उनके फ्रेंड्स के साथ में कॉलोनी में प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेल रहा था शाम में। और उन कजिन्स ने, जो कि खुद भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने बोला भैया यार आप क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसे तो आपकी रैंक नहीं आएगी। मैंने कहा मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आज आखिरी दिन ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जिससे मेरी रैंक इतनी ऊपर आ जाए कि मैं अभी 4000 रैंक पे आया था वहां से सीधा 40 रैंक पे पहुंच जाऊं। पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मैं मेंटली आज रिलैक्स्ड रहा तो कल अच्छा परफॉर्म करने की गारंटी है, वरना जो पढ़ा हुआ था वो भी काम नहीं आएगा। ये मेरा मानना था और ये 99% गेट एस्पिरेंट आपको यही कहेगा। 1% गेट एस्पिरेंट जो कि लास्ट डे पढ़ता है वो है जिसने शुरुआत में पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। अब 30% सिलेबस, 40% सिलेबस कुछ हुआ, जितना हुआ 2 4 5 सब्जेक्ट कवर हुए हैं, तो आखिरी में भी दम लगा के कुछ मेहनत करने के लिए वो आखिरी दिन भी पढ़ाई कर लेते हैं और उससे जितने भी कट ऑफ एटसेट्रा आ जाते हैं 30 40 मार्क्स आ जाते हैं। बट अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट यहां मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, टेस्ट लिखे हैं इनफ ठीक ठाक, तो फिर आप आखिरी दिन को रिलैक्स रखो। तो उस दिन आपको कुछ भी ओपन नहीं करना है ना? मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नोट्स एक्सेट्रा वीडियोस कुछ भी नहीं, ना टेस्ट लिखना है ना ही कोई कुछ करना है। आप चाहो शॉर्ट नोट जो आपने फॉर्मूला वाले बनाए हैं उसको थोड़ा रिलैक्स मोड में, चिल मोड में रिवाइज कर सकते हो 2 3 बार, 2 3 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं। नो मोर इंटेंस स्टडी एट दैट डे फॉर श्योर। उस दिन आपको इंटेंस स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट ऑफ द डे के बाद, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे के बाद तो आपको सब कुछ छोड़ देना है। मतलब कि आपको फर्स्ट हाफ में जो ठीक ठाक 1 2 बार रिवीजन कर लिया आपने, शॉर्ट नोट्स का कर लिया, उसके बाद सेकेंड हाफ पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट में निकलेगा। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, रिलैक्स मोड में, एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। डी स्ट्रेस करिए विद म्यूजिक, डांस, गेम्स, कजिन्स या दोस्तों के साथ मस्ती, बातें, मूवी, वॉट एवर यू वॉन्ट, बस मस्ती करिए ताकि आपका माइंड जो है दूर रहे पढ़ाई से, ताकि आप रिलैक्स्ड रहें मेंटली। आपको पता है अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अपने माइंड को सबसे अच्छे से जानते हैं। करिए। मैं डांस करना या म्यूजिक सुनना पसंद करता था, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम वाले दिन आराम से 10 10:30 बजे सोने चले जाइए। अगर आपका रूटीन खराब है अभी भी, तो सुधारना अभी से शुरू कर दो। 2 4 5 दिन 15 दिन पहले से सुधारना शुरू कर दो। आपको जल्दी उठना है सुबह वाले पेपर के लिए। अगर आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट स्लॉट में पेपर है, तो आपको जल्दी उठना है और वो आदत आज से। अभी तक बच्चे उठ रहे थे 9 बजे, 9:30 बजे, और एग्जाम लिखना है 9:30 बजे से। एग्जाम वाले दिन ही जल्दी उठेंगे। अब तुमको रात में नींद नहीं आ रही, सवेरे जल्दी उठना है, कंसंट्रेशन कर नहीं पाओगे। एग्जाम में जब 9:30 बजे एग्जाम वाली ऐसे कर रहे हो एग्जाम देते टाइम, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने अगेंस्ट ही खेल रहे हो। इट इज समथिंग लाइक कि बॉल आ रही है सीधे 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 और तुमने ऐसा बल्ला कर दिया, ले भाई जा बोल्ड, अपने आप को बोल्ड करवा रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? तुमने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई की, और एक छोटी सी गलती जिसका अवेयरनेस नहीं। तुमको पेपर अगर 9:30 बजे देना है तो अभी से कंसंट्रेट करो कि 9:30 बजे तुम्हारा कंसंट्रेशन पीक पे रहे। कैसे करेंगे? जल्दी उठो, रेगुलर रूटीन बनाओ, ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा सब कुछ करने के बाद रेडी हो जाओ कि हाँ भैया 9:30 बजे मैं रेडी रहूंगा। कब? किस चीज के लिए? हमारे टेस्ट के लिए, मॉक के लिए। तो 2 4 टेस्ट भी आपने पहले से लिख लिए होंगे। अब तो स्ट्रेटेजी अवेयरनेस तो सबको रहती है, तो कम से कम 9:30 बजे आपका अगर पेपर है तो उस वक्त आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ रेडी होना मांगता। जल्दी से सो जाओ, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टॉक्स अवॉइड करो। ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव बातें ट्रांसफर करते हैं उनसे बात करना बंद कर दो, अभी से कर दो, अभी से कर दो। कट शॉट कर लो 8 दिन के लिए। यूं समझ लो कि दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी दुनिया जो नेगेटिव बातें करती। जो फ्रेंड्स, जो रिलेटिव्स, जो पड़ोसी, जो लोग आसपास हैं और ऐसा बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, टफ है, ऐसा वैसा, कोई भी नेगेटिव बातें हो रही हैं, छोड़ दो, इग्नोर करो। ऐसे लोग तुम्हारी दुनिया में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अपने आप को आइसोलेट कर लो। कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा समझेगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स बना लो, कोई कनेक्शन नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा लोग, अगर नेगेटिव थॉट कहीं बाहर से आए तो तुम्हारे पास अपने कमी नहीं है। नहीं है ना, अपने नेगेटिव थॉट्स की कमी नहीं है, उसको फिर मिलेगी हवा, ट्रिगर, आग में घी डालने का काम हो जाएगा। तो फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स को साइडलाइन करना है, अपने आप को दूर रखना है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आपको बार बार बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, क्या होगा, कैसे पेपर जाएगा, होगी तैयारी तुम्हारी, कितनी पढ़ ली है, हमको तो नहीं लगता कि तुम्हारा होगा, एटसेट्रा। ऐसे लोगों की बातें सुननी ही नहीं है। हमने मेहनत की है, हमें पता है, ट्रू मेहनत की है, हमें भी पता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पर वो बेस्ट परफॉर्मेंस तभी हो सकती है ना जब नेगेटिव थॉट नहीं आए। 60% सिलेबस कवर किया है तो 60 मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी तो बनती है ना, पर 60 मार्क्स तभी आएंगे ना जब वो नेगेटिव थॉट हटेगा दिमाग से, तो उसके बारे में सोचने का भी नहीं और नेगेटिव थॉट्स लाने का भी नहीं। कुछ तो पढ़ाई हर किसी ने की है, एग्री करते हो ना? कुछ तो पढ़ा है ना हर किसी ने। जो कुछ भी पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, रिवीजन किया है, उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं, पर उसको परफेक्टली यूटिलाइज करने के लिए अपने आप पे थोड़ा भरोसा, बिलीव रखना पड़ेगा कि ये जो भी बाहर के लोग बोलते हैं ये सुनने का इच नहीं। राइट? अब एक दिन पहले, 2 दिन पहले से ही आप कर लेना। अगर 1 फरवरी को एग्जाम है, 30 तारीख को आप आराम से शाम में थोड़ा सा टाइम निकाल के और क्या करिएगा, एडमिट कार्ड, पेन वगैरह जो भी कुछ आपको ले जाना है वो रेडी रख लो, है ना? आईडी कार्ड अपना ले जाना है, उसको रेडी रख लो। एडमिट कार्ड प्रिंट करा के रेडी रख लो, अच्छी वाली कॉपी। ठीक है, फिर पेन वेन जो भी आपको ले जाने हैं, 2-3 पेन, 4 पेन, 2-3 निकाल लेना, जिस कलर का वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा डिटेल में किस कलर का पेन एक्सेप्टेबल है वहां स्क्रिबल पैड के लिए, वो सब कुछ पहले से रेडी करके रख लेना। अपने कपड़े जो उस दिन पहनने हैं वो तैयार कर लो। हर किसी का अपना अपना एक ना, क्या कहते हैं, वो एक लकी चार्म वाला ड्रेस होता है कि यार ये ड्रेस पहनने से ना स्पेशल कुछ तो होता है, मेरे को फील आता है, पॉजिटिविटी आती है, तो वो वाला ड्रेस ही रेडी करके रखना। डजेंट मैटर लोगों ने कितनी बार भी देखा है वो टी शर्ट या शर्ट, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगर एग्जाम निकलेगा ना तो मैं रोज शर्ट बदल लूंगा, इतना पैसे कमा लूंगा मैं। अगर मेरा एग्जाम निकला तो मैं रोज एक नया शर्ट चेंज कर लूंगा। बट अगर 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 नहीं निकला ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नया शर्ट पहना, कैसे भी पहन लिया, अगले दिन फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो बेटर, डजेंट मैटर, जो आपका लकी चार्म है वो ड्रेस रेडी करके रख लेना 2 दिन पहले से। एग्जाम वाले दिन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, अरे मेरे कपड़े कहाँ है, प्रेस कैसे कराऊंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। उस दिन हमें बिल्कुल भी हसल नहीं चाहिए। हर चीज मेरे हाथ में एज इट इज मिलनी चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में जो मुझे चाहिए थी। तो 2 दिन पहले से रेडी करके रख लो सारी चीजें। ड्रेस रेडी करके रख लो, टांग लो अलग से, उसको फिर खराब नहीं करने का। आपके शूज, ये वो सब कुछ, ठीक है। ऑल अरेंज ऑल नेसेसरी थिंग्स वेल अहेड ऑफ द टाइम। वाटर बॉटल अगर आप ले जा सकते हो तो वो भी अरेंज करके रख लो। जैसे भी वाटर बॉटल आपको वहां पे अलाउड रहती है, वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट वाली अलाउ करते हैं, तो वो रह के रख लो। हो सकता है वहां पानी ना मिले सेंटर में, तो वो भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। सारी ड्रेसेस वगैरह जो मैंने आपको कहा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी करके रख लो। अब जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन क्या, अगर आपका सुबह को पेपर है तो ट्रैवल टाइम एस्टिमेट करके रख लिए होंगे अभी तक कि आपको सैटरडे वाले दिन जिस दिन आपका पेपर है या संडे वाले दिन जिस दिन आपका पेपर है, अपने घर से सेंटर जाने में कितना टाइम लगेगा। जितना भी टाइम लगे, अगर आपका ये थोड़ा दूर है सेंटर, कोशिश करें एक रात पहले पहुंच जाए। ट्राई करो कि एक रात पहले ही पहुंच जाओ। अगर ज्यादा दूर है तो 100-200 किलोमीटर अगर सेंटर है तो पहले ही पहुंच जाओ एक रात। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा पर पहुंच जाओ। अगर नहीं, अर्ली मॉर्निंग ही जाने का है, ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले वाली बस या ट्रेन पकड़ के पहुंचो जितनी जल्दी हो सके। पर जिस दिन आपको एग्जाम देना है उस दिन आपको जितनी बजे उठना है उसकी आदत आपको 4-5 दिन पहले, कम से कम महीने भाई 15 दिन, जब जितना भी हो उसकी पहले से आदत डाल दो। एग्जाम वाले दिन तुमको 4 बजे उठना है पर रोज तुम 6 बजे उठ रहे हो, ये 2 घंटे की नींद ना खराब कर देगी तुम्हारी उस दिन की जिंदगी को। तो अगर आपको 4 बजे उठ के सेंटर पे जाना है तो आई रिकमेंड कि एक रात पहले ही पहुंच जाओ सेंटर पे, और वहां कोई लॉज, दोस्त का घर या फ्रेंड का या रिलेटिव का घर कहीं हो तो वहां रुको। क्योंकि अगर आप उस दिन जल्दी उठकर ट्रैवल करके जाओगे आपको नींद का इशू डेफिनेटली आएगा। 2-3 घंटे तो आप सस्टेन कर सकते हो, पर वो 3 घंटे कॉन्सेंट्रेशन वाले इतने ज्यादा होते हैं ना। मैंने जब भी गेट एग्जाम लिखा है ना, मेरे कान और मेरा सिर दोनों गर्म हो जाते थे, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगता था।
इतना ज्यादा फोकस लगता था। इनफैक्ट वो तब भी जब मैं गेट टीचिंग करने लगा था और मुझे गेट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देनी थी कि भैया ऑनलाइन पेपर देते कैसे, बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि क्या होता है वहां पे एग्जाम में जाके, उसको ट्रेनिंग देने के लिए मैंने एक टेस्ट लिया अपने से। तो भी ऐसा देखा गया, मैंने अपने आप को देखा है, तो तुम लोग को तो और ज्यादा हीट आएगी। तो इतना कंसंट्रेशन अगर है और उसमें नींद अलग आ रही है, परेशानी है फिजिकली, तो वो ठीक नहीं है। तो एग्जाम वाले दिन जल्दी उठो। अगर आपको आधा घंटा लगता है अपने सेंटर पे पहुंचने में, लेट्स अज्यूम, डिपेंड करता है, सबका वेरी करेगा हर चीज का। कोई अपने पर्सनल व्हीकल से जाएगा, कोई अपने दोस्त के साथ जाएगा। दोस्त को पहले से ही सोच समझ के परख के ही सिलेक्ट करना कि ये दोस्त डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। वरना हमने देखा है दोस्त 8 बजे का बोल के 10 बजे तो अपने घर से निकलते हैं। ऐसे दोस्तों पे भरोसा मत करना। थोड़ा ऐसे फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स पे भरोसा करना जो आपको टाइमली ड्रॉप कर दे सेंटर पे, है ना। तो जितना भी आपको टाइम लगता है उसका 15 मिनट्स एक्स्ट्रा बफर में ले लो। अगर आधा घंटा लगता है तो 15 मिनट बफर में ले लो कि 15 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। बीच में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई, हो सकता है पब्लिक व्हीकल से गए, टायर पंचर हो गया, कहीं जैम लग गया, कुछ कुछ भी इश्यू आ सकता है यार। किसी का कोई आइडिया नहीं, कोई भरोसा नहीं। जल्दी सेंटर पे पहुंच गए तो हमको कोई मारेगा पीटेगा नहीं कि भगा देगा वहां से, तुम जल्दी क्यों आ गए। पर अगर लेट पहुंचे तो अंदर से जो वो एक हड़बड़ाहट सी होती है ना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं एग्जाम में परफेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड मैनर में प्रेजेंट रहने से रोकेगी। नेगेटिव हो सकता है हमारे लिए, बुरा हो सकता है। इसलिए पहले से रिलैक्स्ड रहे, शांत रहे। उसके लिए टाइमली पहुंच जाओ आराम से। अगर आधा घंटा लगता है ट्रैवल करने में सेंटर तक, तो 15 मिनट का बफर लो के 45 मिनट लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उठो। आपको रेडी होने में आधा घंटा लगता है, 5 मिनट 10 मिनट और उसमें बफर रखो। हो सकता है कोई चीज सवेरे सवेरे नहीं मिल रही है, कुछ हो गया, किसी रीजन से लेट हो गए, तो फिर होता है बहुत सारे लोगों को बहुत इशू अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं। नींद नहीं खुल रही है, ब्रश नहीं हो पा रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत बहुत सारे डाइजेशन इशू हो जाते हैं सवेरे सवेरे। अरे होता है, दैट इज वेरी कॉमन थिंग। तो वो कहीं ना कहीं आप 10-15 मिनट्स उसके लिए भी बफर रख सकते हो। ठीक है, तो आप 5 से 10 मिनट थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, मूवमेंट वगैरह कर लिया ताकि बॉडी थोड़ी सी मूवमेंट में आ जाए। बॉडी जितनी स्टेबल, एक स्थिर रहती है ना एक जगह पे, जैसे रात में सोते हो आप तो उठते उठते आपको अचानक से कुछ समझ नहीं आता है, मेंटली और फिजिकली एकदम ऐसे होता है अकड़ गए। तो थोड़ा मूवमेंट करने से, एक्सरसाइज हल्की सी लाइट वेट स्ट्रेचिंग वगैरह योगा होगा करने से थोड़ा सा बॉडी ना ओपन होती है। बॉडी ओपन होती है तो माइंड भी थोड़ा सा चलने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना। जैसे ही माइंड तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ जाता है तो उससे आपका दिमाग तेज चलाने में मदद मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बीइंग फिटनेस ट्रेनर, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग करने से एक्टिव दिन निकलता है। ठीक है, सेंटर पे 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है ना। अब देखिए, आपने अभी से आदत डाली होगी, पहले से नहीं डाली है तो आपसे डालना शुरू कर देना कि आपको या तो अपने घर पे से अगर आप 7:30 तक निकल रहे हो तो वहां कुछ ब्रेकफास्ट करके जाना है, या सेंटर पे पहुंच के ब्रेकफास्ट करना है 8 से 8:30 के बीच में। क्यों करना है? क्योंकि भैया भूख अगर लगती है और नींद आती है, इन दो केस में कंसंट्रेशन बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। पता नहीं चलेगा 9:30 बजे, अरे सर भूख नहीं लग रही, और 10:30 बजे भूख लगती है, और इतनी तेज लगती है, इंजीनियर्स को तो इतनी तेज भूख लगती है कि पास वाला बंदा खा जाए वो। होता है, आप सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि हम ब्रेकफास्ट करके जाएं इतना इनफ कि 12:30 बजे तक भूख का 1% एहसास नहीं होना चाहिए पेट में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सर टेंशन के मारे हमें ऐसे ही भूख नहीं लगती है। मैं कह रहा हूं फिर भी कुछ खा के जाइएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर उस दिन तो टेंशन के मारे हमारे खाना नहीं उतरेगा। रोज कोशिश करो ना, एग्जाम के डे को इमिटेट करो, एज इट इज कॉपी करो अपनी रेगुलर रूटीन में कि एग्जाम 9:30 बजे है तो 9:30 बजे मुझे टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखना है तो मैं टेस्ट के हिसाब से ही जाऊंगा। टेस्ट लिखना है, डेली टेस्ट लिख रहा हूं या एवरी अल्टरनेट डे टेस्ट लिख रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को रेडी करूंगा। उसके पहले 8:30 या 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूं। अगर आपका पेपर लेट से 2:30 बजे से है
तो आपको 1 बजे लगभग वहां पहुंचना है, तो आप 12-12:30 तक अपना लंच करिए। बहुत ज्यादा जल्दी मत कर लेना, वरना फिर शाम तक 5:30 तक भूख लगने लगती है। तो 12-12:30 तक लंच करिए। लंच के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, ताकि वो जो फूड है थोड़ा सा अंदर पहुंच जाए। पानी वानी पी लीजिए टॉयलेट होके, और अंदर रूम के अंदर जाइए। ठीक है, तो 7:30 तक घर तक, या फिर अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है सेंटर पे पहुंचने में, 8:30 तक सेंटर पे पहुंच के थोड़ा सा कुछ भी ऐसे रेडी टू ईट काइंड ऑफ ले जाइएगा, या प्रिपेयर करवा के ले जाइएगा मम्मी से। और ऐसी कुछ पैकेट वगैरह में जहां पे आप यूज एंड थ्रो वाला कुछ पैकेट में फूड लेके जाइएगा, जो आप वहां खा सकते हैं। मे बी सैंडविच, पराठा, या मे बी डोसा और इडली, और वॉट एवर यू कैन कैरी, जस्ट कैरी एंड जस्ट थ्रू द पैकेट्स, ताकि आपको सेंटर पे अपने बॉक्सेस एक्सेट्रा हैंडल करने को या स्टोर करने की अगर जगह नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम ना आए। लेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है लेट नहीं होना है। जहां लेट होते हैं ना, हड़बड़ाहट की वजह से कंसंट्रेशन वैसे ही लो हो जाता है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन मिनिमम। कंसंट्रेशन गया मतलब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना है। जैसे आप सेंटर में पहुंचते हो, अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग, आपके जो भी एडमिट कार्ड पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको रूम अलॉटेड मिलेगा। आप 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, जब भी आप वहां जाएं, चले जाएं, वॉशरूम होके जाइएगा, क्योंकि वहां 3 घंटे में आपको बैठने के बाद वहां से हिलने नहीं दिया जाएगा। यू कांट। ठीक है, घड़ी वड़ी का भी ध्यान रखिएगा। वॉच मत ले जाना, क्योंकि वॉच वहां अलाउ करते नहीं है ले जाना। ठीक है, तो जो जो भी चीजें लिखी हुई है वो चीजें लेना अवॉइड करना। फालतू की चीजें मत ले जाना। वाटर बॉटल वगैरह जो चाहिए आपको लेके जाना। वॉशरूम होके जाना, क्योंकि वहां पे फिर आपको टॉयलेट करने के लिए 3 घंटे तक, 3.5-4 घंटे तक वहां से हिलने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, अरे सर ऐसे कैसे मैनेज होगा एक्सेट्रा, तो अभी से आदत डाल दो। अब सेंटर पे जैसे ही पहुंचते हैं, वहां अपना कंप्यूटर ठीक से चेक करो। आपका कीबोर्ड ठीक से काम कर रहा है, माउस ठीक से काम कर रहा है, चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है, एक्सेट्रा। क्योंकि अगर ये ऐसी परेशानी हुई तो तुम्हारा कंसंट्रेशन उसमें जाएगा कि चेयर, सर चेयर अच्छी नहीं मिली, हमारा पेपर बिगड़ गया। खड़े होके दे देता, घुटने पे बैठ के दे देता, करियर है तेरा, ये चेयर की वजह से खराब नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पास एक डिस्क्रीट मैथ का पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर, 4th सेमेस्टर में मैं था अपनी इंजीनियरिंग में, और मुझे किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से बैक में बहुत गंदा इशू आया था कि आई वॉज नॉट एबल टू सिट। मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, खड़े रह पा रहा हूं। मैंने कॉलेज में जाके खड़े खड़े एग्जाम लिखी है पूरे 3 घंटे। ये तो गेट का एग्जाम नहीं था, नॉर्मल था। मेरे को एग्जाम लिखना था, ये मेरी मजबूरी थी या मेरी चाहत थी, जो भी था। तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो ये अगर चेयर है तो बदला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। सेंटर वेंटर पे एक्स्ट्रा चेयर होती है, कुछ लोग लेट आते हैं उनसे रिप्लेस हो जाती है, जो भी है। पर ये सारी चीजें चेक कर लेना, ताकि आपको इन इन छोटी छोटी चीजों की वजह से इशू ना आए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा एग्जाम खराब हो गया क्योंकि स्क्रीन छोटी थी। हाँ, स्क्रीन छोटी थी तो एग्जाम खराब हो गया। यार, अपनी डिसेबिलिटी या कम पढ़ाई, कम प्रिपरेशन को आप ऐसी चीजों पे ब्लेम नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स कभी कभी कीबोर्ड सही से काम नहीं करते, माउस ठीक से काम नहीं करते, टाइम वेस्ट हो जाता है, इरिटेशन होती है, आई अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जल्दी पहुंच के ये सारी चीजें चेक कर लेने का। कहीं हो तो तुरंत इन्विजिलेटर को बोलो कि ये काम नहीं कर रहा है, मेरे को रिप्लेस करा के दो, काम खत्म। ठीक है, फिर आपको एक स्क्रिबल पैड मिलेगा, राइटिंग पैड मिलेगा। फालतू की अननेसेसरी चीज पहले से मत लिख लेना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, क्या करते हैं, अपने दिमाग में बहुत सारे वो होते हैं फॉर्मूलाज, वो तुरंत तुरंत लिखने शुरू कर देते हैं। कभी कभी ना रिजेक्ट हो जाते हैं पेपर, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं बच्चे, अगर पहले से कुछ कुछ लिख लेते हैं तो ऐसा मत करना। कभी कभी पकड़ा जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो स्क्रिबल पैड पे पहले से कुछ मत लिखना जब तक पेपर शुरू ना हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और रिव्यू करिएगा हर एक आंसर को इमीडिएटली। अगर बड़ा कोई सॉल्यूशन आप सॉल्व करते हो ना किसी क्वेश्चन को, तो हमेशा देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने वही आंसर दिया है। इस यूनिट में पूछा है, वही आंसर दिया है। क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी है वापस से क्विकली एक बार स्कैन कर लो, हमने उसी तरीके से ली है कि नहीं ली है। और कैलकुलेशंस जो आपने किए हैं उसको भी अच्छे से देख लो। मैंने बहुत बार आपको बोला भी है कि जब आप कैलकुलेशंस करते हो अपने स्क्रिबल पैड में, तो क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेशन अगर यहां है तो क्लियरली लिखो और एक लाइन खींच दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का कैलकुलेशन है तो यहां लिख दो, क्लियर क्लियर अलग अलग लिखो।
ताकि जब रिव्यू करने जाओ तो उसके हर एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन आपको अलग दिखें। मेरे साथ हर बार हर पेपर में ऐसा हुआ है कि एक या दो क्वेश्चन के आंसर्स को मुझे चेंज करना पड़ा एट द एंड, क्योंकि मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है, या फिर मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ है कि मैंने कुछ कंसेप्चुअली मिस कर दिया था जो बाद में मेरे को क्लिक हुआ है। तो जब आपके पास कैलकुलेशन क्लियरली दिखेंगे लाइक अ सॉल्यूशन, तो आप उसको देख के तुरंत ये चीजें पकड़ पाएंगे, वरना छूट जाएगी। तो क्लियर राइटिंग पैड को अच्छे से यूज करिएगा। अगर ज्यादा कोई बड़ा टफ क्वेश्चन आया है जिसको आप 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको मार्क एज रिव्यू कर देना और आगे बढ़ जाना। ईगो पे नहीं लेना है। मैंने बहुत बार टेस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में भी ये कहा है कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक, किसी टीचर का टॉपिक, फेवरेट टीचर का सब्जेक्ट हो या फेवरेट सब्जेक्ट हो, उसको ईगो पे नहीं लेना है। उस क्वेश्चन से मैक्सिमम 2 मार्क मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पर अगर कोई क्वेश्चन आपने एक बनाने के लिए जिद पकड़ ली और 12-15 मिनट में सॉल्व किया, उन 15 मिनट्स में अगर आपने दूसरे और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते तो 10 वर्सेस 2, आप देख लीजिए 10 मार्क्स अच्छे हैं या 2। डजेंट मैटर, आपको अपने फेवरेट टीचर का कोर्स का क्वेश्चन नहीं बना एट द एग्जाम, चलेगा। तो ईगो पे नहीं लेना कि ये तो बना के ही मानूंगा क्योंकि ये तो आता है यार, ये तो हमने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया एंड ऑल। डजेंट मैटर, हमें ओवरऑल स्कोर ज्यादा लाने से मतलब है। तो कोई क्वेश्चन अगर ज्यादा नहीं बन पा रहा है तुरंत, तो आप 5 मिनट से ज्यादा उसे टाइम ना दीजिए। मार्क एज रिव्यू किया, आखिरी में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा तो उस टाइम पे उसको हैंडल कर लेंगे। पहले जल्दी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आखिरी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी या टफ पेपर आ गया, एग्जाम टाइम में हम स्लो गए क्योंकि हमें थोड़ा सा इजी वे में एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना था, तो हो जाता है ऐसा कि आधा घंटा बचा है और आधे घंटे में 8-10 क्वेश्चन बचे। 10 क्वेश्चन आधे घंटे में कैसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सेट्रा। और कुछ क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू भी अपने मार्क किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो पैनिक नहीं होना। वहां पे पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन देखो और देखो कि बचे हुए क्वेश्चन में से क्विकली हम जल्दी सॉल्व कौन से कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी यहां लगानी होगी। जिस क्वेश्चन को कम से कम टाइम लगेगा पहले उसको सॉल्व कर लो। पैनिक नहीं होना है। पैनिक होगे तो जो आधे घंटे में आप 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और 10 मार्क्स एटलीस्ट ला सकते हो, चलो 7 to 10 मार्क्स ला सकते हो, वो 10 मार्क्स भी चले जाएंगे आपके। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आप पैनिक हो गए, आपने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो भी नहीं कर पाए। तो कॉन्सेंट्रेट करो। इट्स ओके अगर 4-5 क्वेश्चन छूट गए तो छूट गए, पर जो हम करेंगे उससे तो मार्क्स लाएंगे ना। आधे घंटे में अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना करो वर्सेस 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या सिचुएशन अच्छी लगेगी? तो अपने आप को समझाओ कि भैया जितने भी होंगे करके जाएंगे, हम पैनिक नहीं होना है। तो अगर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बच जा रहे हैं तो ऐसे पैनिक नहीं होना है। इसीलिए मॉक टेस्ट लिखते हैं हम, ताकि वो 3 घंटे प्रैक्टिस करने की आदत हो कि हम पेपर को सॉल्व कर पाए 3 घंटे में नहीं, 2.5 घंटे में, 2 आवर 15 मिनट्स में या 2 आवर 30 मिनट्स में, ताकि लास्ट आधे घंटे में वो जो हम शुरुआत में क्वेश्चन छोड़ के आए उन्हें हम सॉल्व कर पाए, रिव्यू कर पाए एक एक क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करके आए हैं उन्हें। तो क्या होगा उससे ये होगा कि हम कम से कम प्रैक्टिस अभी से करके जाएंगे तो एग्जाम गेट की एग्जाम में हम उसे ही एज इट इज इमिटेट कर पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे। अब होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन आ गए या ऐसे क्वेश्चन आ गए, थ्योरेटिकल हुआ या न्यूमेरिकल हुए, जो हमसे नहीं बने। बहुत सारे बच्चे शुरुआत के 5 क्वेश्चन में ही अपना पेपर बिगाड़ लेते हैं कि 5 क्वेश्चन नहीं बने, अब तो मेरा गेट का पेपर बर्बाद। भैया जी 5 क्वेश्चन नहीं बने, मान लो 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन आपसे नहीं बने, 90 मार्क के क्वेश्चन तो अभी भी बचे हुए हैं ना। आपकी प्रिपरेशन इतनी तो हल्की नहीं है, आप भी जानते हो कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतनी तो हल्की नहीं है कि आपसे बिल्कुल ही पेपर नहीं बनेगा, आपके 15 मार्क्स ही 20 मार्क्स ही आएंगे। प्रिपरेशन तो अच्छी है, बट मेंटल स्टेबिलिटी की गड़बड़ हो गई वहां। क्या गड़बड़ हुई कि जब आप पेपर लिखने गए, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो हमने सोच लिया कि हम तो आउट। इट इज समथिंग लाइक गेम ऑफ क्रिकेट में अगर मैंने शॉट मारने की कोशिश की, शुरुआत की 5 बॉल पांचों की पांचों मिस हो गई, पर आउट तो नहीं हुआ ना मैं। अगर मैंने क्रिकेट में बैटिंग करने गया, बॉलिंग करने वाला गजब बॉलर था, 5 की 5 बॉल उसने मेरे को फेंकी और पांचों की पांचों बॉल प्ले एंड मिस हो गई। मैंने कोशिश करी बल्ला घुमाने की, शॉट बेट लगा ही नहीं बॉल पे, तो क्या मैं अपने आप को आउट मान लूं? मैं तो आउट हो गया, जा रहा हूं मैं, बाय टाटा, आउट मान लूंगा? नहीं ना, मैं कोशिश करूंगा अगली बॉल पे, फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा और अगली बॉल पे स्कोर मारने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, शुरुआत में हो सकता है 5-6 बॉल आपके पास ऐसी आए, टफ आए, जिस पे लगेगा कि हाँ यार रन नहीं बना, 0 रन बने, बट कोई बात नहीं, आगे आने वाली बॉल पे तो स्कोर कर सकता हूं। मैं आगे आने वाली बॉल पे इतने स्कोर कर सकता हूं जिससे कि मेरा ओवरऑल एवरेज स्कोर ऊपर हो जाए और मेरा काम बन जाए। राइट, एग्जैक्टली सेम थिंग है कि अगर शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आ गए जो आपको नहीं पता या आपसे नहीं बने, ऐसे टॉपिक से आ गए जो पता होते हुए नहीं बन रहे हैं, तो इट्स ओके। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही नहीं बनेगा, बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो तो कर सकते हैं ना। पर शुरुआत में अगर आपने हार मान ली तो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, पैनिक जोन में चले गए तो पूरा पेपर ही बर्बाद कर दिया। नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं। अपने आप को सोच के रहना है, चलो ठीक है ये नहीं बना, आगे बनेगा। आउट ऑफ 90 भी 60 आ सकते हैं, 65 आ सकते हैं, 70 आ सकते हैं, हम करके रहेंगे। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नई सरप्राइज सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि 2021 गेट में पहली बार, 2021 गेट में पहली बार एमएसक्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए, है ना। कंप्यूटर साइंस का पेपर आया था सेकेंड वीकेंड पे। फर्स्ट वीकेंड पे 3 ब्रांचेस के पेपर हुए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड समथिंग लाइक दैट, और उनमें एमएसक्यू क्वेश्चन एक एक आया मैक्सिमम। सीएस वाले बड़े खुश कि चलो इस बार मैक्सिमम एक ही एमएसक्यू आ रहा है, हम भी खुश। जैसे ही सीएस वाले पेपर लेने घुसे, उनको लग रहा है एमएसक्यू एमएसक्यू दिख रहे हैं हमें, 10-12 एमएसक्यू आए। आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस, एक्चुअली 12 एमएसक्यू क्वेश्चंस, व्हिच वाज अ ह्यूज नंबर एट दैट टाइम। किसी एक ब्रांच में सिर्फ एक एमएसक्यू आया, कंप्यूटर साइंस में 10-12 आ गए, सरप्राइज सिचुएशन। अब उस टाइम पे 2 सरप्राइजेस दिए गए गेट की एग्जाम में। दूसरा सरप्राइज ये था, उसके पहले तक जब भी कोई गेट पेपर आता था तो 1 मार्क के क्वेश्चन पहले दिखते थे, 25 क्वेश्चंस, उसके बाद में बचे हुए 2 मार्क के क्वेश्चन। बट ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने शफल कर दिए, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन मिक्स करके दे दिए, जो पहले आ जाए बस सॉल्व करो। अब उस केस में बच्चों की स्ट्रेटेजी गड़बड़ा गई, क्योंकि हमने तो पेपर हमेशा ऐसे सॉल्व किया कि पहले 1 मार्क का फिर 2 मार्क का। अब हमारा ये पेपर जो है आगे पीछे हो गया, तो अब क्या करें, स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई, सरप्राइज सिचुएशन आ गई, आधे बच्चे तो वहां पे फेल हो गए। आते हुए पेपर में बहुत कुछ आते हुए कर नहीं पाए, क्यों, सरप्राइज एलिमेंट आ गए। तो कोई भी सरप्राइज सिचुएशन आए उसके लिए पहले से रेडी रहो कि कुछ भी सरप्राइज थ्रो कर सकते हैं। मतलब कि फील्डिंग लगाई यॉर्कर की और बाउंसर मार दिया। गेम ऑफ क्रिकेट में ऐसा बहुत बार होता है, डबल ब्लफ बोलते हैं इसको। तो ये गेट वाले ऐसा कर सकते हैं, जो पेपर्स, गेट वाले मतलब ये गेट वाले नहीं, जो गेट पेपर बनाते कंडक्ट करते हैं आईआईटी वाले, ये ऐसा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जहां बच्चों को पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ऐसे सरप्राइज एलिमेंट ऐड करो और देखो कि कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में भी कूल काम रह के कंसंट्रेट करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस वही एलिजिबल है हमारे लिए अच्छी रैंक लाने के लिए। इसीलिए तो ऐसे टफ एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और सरप्राइज एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम डे पे ध्यान रखनी है और उसके पहले ध्यान रखनी है। अगर कोई भी ऐसी चीज जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं कर पाया और आप लोग उसके बारे में जानकारी चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा, ताकि हम आपको उसके बारे में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट एग्जाम अहेड, एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोग परफेक्टली कॉन्सेंट्रेट होके, पूरा रिलैक्स्ड होके पेपर देने जाएंगे। पेपर में एकदम जबरदस्त मचा के आएंगे, क्योंकि मेहनत तो करी है बॉस। तुमको सबको पता है आखिरी का 1 महीना बड़ा मुश्किल से निकला है, बहुत प्रेशर हमने झेला है। तो इतना भी अगर झेल लिया है तो बस 1 दिन और, आखिरी के 3 घंटे बेस्ट परफॉर्म करके जाते हैं, सिचुएशन बदलती है, एंड मोमेंट पे भी सिचुएशन बदल जाती है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख के हमें ये सीखना होगा, जो अभी लास्ट ईयर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, वहां से तो आखिरी तक हार माननी नहीं है। हो सकता है लास्ट में कोई एक क्वेश्चन बुमराह बन के हमारी जिंदगी में आए और 2-4 क्वेश्चन और ऐसे बॉलर और फील्डर के रूप में आए और हमें जिता के चले जाएं। तो हारना नहीं है, डरना नहीं है, हार नहीं माननी है पहले से।
आपने बहुत कुछ पढ़ाई करी है, बहुत कुछ अच्छा किया है, मेहनत की है, प्रेशर झेला है, अब मचाने की बारी है, मचा के आएंगे। और मैं उम्मीद क्या, मेरे को तो भरोसा है आप सब पे कि आप करके आओगे, अच्छा परफॉर्म करके आओगे। इसी उम्मीद के साथ विश यू गुड लक, एंजॉय। जैसे ही पेपर आपका हो जाता है, पर्सनली अपने सारे टीचर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा कि आपका अटेम्प्ट कैसा रहा। डजेंट मैटर हाउ एवर इट वॉज, आपके टीचर आपको आपके आगे आने वाले करियर के लिए अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और ये टीचर का, हम जैसे सारे टीचर्स का फर्ज होता है कि आपको गाइड करें अच्छे से। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो सर हमको अच्छा नहीं पसंद करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, पर पेपर अच्छा जाए या ना जाए, करियर बनाना आपके लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी भी। तो उस जिम्मेदारी को लेने दीजिए, हमें आपके डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनाइए। कहीं भी अगर पेपर कैसा भी जाए, आप बताइएगा आगे क्या करना है, पेपर अच्छा गया तो क्या करना है, नहीं गया तो क्या करना है, किस तरीके से आगे की रूपरेखा बनानी है, उसके लिए जरूर शेयर करिएगा अपने टीचर्स के साथ, ताकि वो आपको बताएं कि आगे अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन को, अपने करियर के लिए क्या क्या लर्निंग नई या पुरानी आप कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीजें हम आपको पेपर के बाद और भी बताएंगे, स्पेसिफिकली ब्रांच वाइज, टारगेट वाइज, पेपर वाइज। तब तक आप सब लोग अच्छे से मचा के आइएगा। गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।